हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशीला कन्या महाविद्यालय खरखोदा। आज हम प्रयुक्त मनोविज्ञान के क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने बुनियादी क्षेत्रों के बारे में चर्चा की थी, यानी कि बेसिक जो एरियाज़ थे उनको हमने कवर कर लिया था। आज हम अप्लाइड एरियाज़ देखेंगे और इसके साथ ही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट यूनिट है उसका फर्स्ट जो टॉपिक है उसकी आज ये अंतिम पॉइंट है, इसके साथ ही वो आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं सीधे मानव व्यवहार और मानव समस्या से जुड़ी हैं, जिन्हें प्रयुक्त मनोविज्ञान कहते हैं या कार्यरत मनोविज्ञान भी इसको आप कह सकते हैं। एक तरीके से जो आपकी डेली लाइफ है, रोज़मर्रा का जो जीवन है आपका, उससे संबंधित करके आप इसको देख सकते हैं कि डेली लाइफ में जो आपके सामने डेली प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिलता है। इन समस्याओं का समाधान मनोवैज्ञानिक अपनी शोध व कौशल द्वारा करने का प्रयास करते हैं ताकि व्यक्तियों को सही मार्गदर्शन दिया जा सके। जितने भी उनके रिसर्च हैं, जितने भी उनकी परीक्षण विधियां हैं, जितने भी उनकी स्किल्स हैं, उन सब का प्रयोग करके वो व्यक्तियों की सहायता करने का प्रयास करते हैं ताकि उन्हें उचित दिशा निर्देश वो दे सकें, कहीं भटकने से उनको रोक सकें। इसके अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं आती हैं? पहली है नैदानिक मनोविज्ञान। नैदानिक जो शब्द है इसका अर्थ है निदान करना। दूसरे शब्दों में कहें तो इसे हम कह सकते हैं किसी कारण की पहचान करना। अब कोई समस्या होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। तो इस मनोविज्ञान या नैदानिक मनोविज्ञान के मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, उस समस्या की जड़ तक जाते हैं, फिर उसकी पहचान करके तब उपचार का कार्य आगे बढ़ाते हैं। एक तरीके से आप बीमार होते हो, कहीं आपको कोई परेशानी होती है शरीर में, आप डॉक्टर के पास जाते हो, ना आपको बीमारी का पता है ना डॉक्टर को बीमारी का पता है, तो आप जो भी लक्षण बताएंगे, जो भी आपके शरीर में परिवर्तन आए हैं उसकी वजह से उनको आप एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर के सामने। तो डॉक्टर उन लक्षणों के आधार पर आपकी बीमारी की कारण की पहचान करने की कोशिश करेगा और जब वो पहचान कर लेगा तो उसी के अकॉर्डिंग वो आपको मेडिसिन देगा। तो नैदानिक मनोविज्ञान लोगों की चिंता, द्वंद्व, कुंठा, निराशा, उपेक्षा, हीन भावना, तनाव, ये जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं इनसे बाहर निकालकर उसको समाज और परिवार में वापस अच्छी तरह स्थापित करने में सहायता करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, अपने जीवन से बार बार असफलता मिलने से वो निराश हो जाते हैं, उनके अंदर हीन भावना आ जाती है, एक तरीके से डिप्रेशन में वो रहने लगते हैं। तो नैदानिक मनोविज्ञान उनकी सहायता करके उनको वापस उनके परिवार में, समाज में सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करता है। दो वर्ड आते हैं हम एक जैसे ही रिलेटेड, जिसमें नैदानिक मनोविज्ञान और मनोरोग विज्ञान। हालांकि दोनों में मानसिक चिकित्सा ही की जाती है, लेकिन कई बार लोग इन दोनों को एक मान लेते हैं। तो आज हम इनका दोनों का डिफरेंस देखेंगे क्या है। नैदानिक मनोविज्ञान और मनोरोग विज्ञान में एक मुख्य अंतर है कि जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं वो जब भी कोई मानसिक चिकित्सा करेंगे तो उसको करते समय जितने भी चिकित्सा की जैविक विधियां हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स हैं, उनका प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे, जबकि मनोरोग वैज्ञानिक इनका खुलकर प्रयोग करते हैं। अब अगला पॉइंट, सामुदायिक मनोविज्ञान। सामुदायिक से आपको स्पष्ट हो गया कि समुदाय से रिलेटेड बात है। तो इस क्षेत्र के मनोवैज्ञानिक सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष बल देते हैं, यानी कि एक समुदाय विशेष को लेकर उनके मानसिक स्वास्थ्य, उनके शारीरिक स्वास्थ्य, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं में ये सहायता करते हैं। ऐसे मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति में परिवर्तन न लाकर उसके पर्यावरण में परिवर्तन लाते हैं और उसकी समस्याओं का निदान करते हैं। अब समूह है कोई भी, एग्जाम्पल के तौर पर जो विकलांग व्यक्ति है, दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनका एग्जाम्पल ले लेते। काफ़ी सारे हैं, यूँ तो है नहीं कि पूरे विश्व में एक ही विकलांग व्यक्ति हैं, उनका भी एक समूह है।
तो उनमें तो वो परिवर्तन नहीं ला सकते, यानी कि वो उनको बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी बीमारियां उनकी जो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन उनके जो आसपास के वातावरण है, उनका जो पर्यावरण है, उनका जो रहने सहने का ढंग है, उसमें वो परिवर्तन जरूर ला सकते हैं। जैसे कुछ विकलांग ऐसे बिल्कुल चल फिर नहीं सकते, तो उनके लिए वो उनकी टांगे तो दे नहीं सकते, लेकिन उनके लिए व्हील चेयर वगैरह ऐसी चीज़ों का वो इंतज़ाम कर देते हैं। और उनके लिए जो उनकी स्वास्थ्य योजनाएं हैं, उनके जीवन में जो सामाजिक सुधार हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करना, रहन सहन की व्यवस्था करना, इस तरीके की चीज़ें कर कर वो उसके पर्यावरण में परिवर्तन लाते, ताकि उसका भी जीवन सरल हो सके और उसकी जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार आ सके। आगे, विद्यालय मनोविज्ञान। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा को अधिक प्रभावी तथा उपयोगी बनाना होता है। यानी कि एक तरीके से स्कूल परिसर में क्या क्या होना चाहिए, कैसी कैसी सुविधाएं होनी चाहिए, किस तरीके से बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को किस तरह पूरा किया जाएगा, किस प्रकार टीचर उनको पढ़ाएंगे ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ हो। स्कूल के छात्रों की अभिप्रेरणा, रुचि, ध्यान आदि का ध्यान रखकर विद्यालय के परिवेश को सुधारने का प्रयास किया जाता। वही बात आ जाती है कि पूरा का पूरा एक तरीके से कि हर एक चीज़ को वो ध्यान देते हैं कि किस तरीके से बच्चे पढ़ेंगे, कैसी कैसी उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, पूरा परिवेश उनका सुधारने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ विद्यालय प्रशासन की समस्याओं को भी वो सुलझाते हैं। एक तरीके से नीति निर्धारण करने में भी वो उनकी सहायता करते हैं। तो पूरा का पूरा आप इसको समझ सकते हैं, एक तरीके से जो स्कूल का वातावरण तैयार होता है बच्चे के लिए, उसमें किस तरीके से उनको पढ़ना है, कैसी कैसी टेक्निक्स से पढ़ाना है, किस किस तरीके की उनको सुविधाएं देनी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। आगे, परामर्श मनोविज्ञान। परामर्श यानी कि सलाह देना। इसमें व्यक्ति के भावात्मक तथा व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने के लिए सही मार्गदर्शन दिया जाता है। इनका कार्य कुछ नैदानिक मनोवैज्ञानिकों से मिलता जुलता है। परामर्श मनोवैज्ञानिक अपनी संवाद कला का उपयोग करके समाज के सभी वर्गों को दिन प्रतिदिन की समस्याओं से निजात दिलाते हैं। संवाद कला यानी कि बोलने में जो उनकी निपुणता है, समझाने के लिए संवाद कला होना ज़रूरी है। एक तरीके से उसको ये कला आनी चाहिए कि किस तरीके से सामने वाले को वो अपनी बात अच्छे से समझा पाए। तो यही कला होती है परामर्श मनोवैज्ञानिकों के पास, जिससे वो लोगों की दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं उनसे उनको छुटकारा दिलाते हैं। ये व्यावसायिक और शैक्षिक समस्याओं से में भी सहायता करते हैं। आगे, संगठनात्मक मनोविज्ञान। संगठनात्मक से नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कोई संगठन है, कोई संस्था है, कोई जैसे औद्योगिक इकाइयाँ हैं। संगठनात्मक मनोविज्ञान सभी तरह के संगठनों के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की मदद करता, चाहे वो अस्पताल प्रशासन है, विद्यालय प्रशासन है, महाविद्यालय प्रशासन है। तो ये एक तरीके से संगठन है, एक संस्था है। तो इसमें जितने भी कर्मचारी या अधिकारी काम करते हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं, कर्मचारियों का चयन है, उनको विभाग बांटना है, या उनकी और कोई अन्य समस्या है, इन सभी में उनकी मदद करते हैं, जिससे ये सभी अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करने में सफल होते हैं, यानी कि अपना अपना काम ये प्रॉपर ढंग से कर पाते हैं। अंतिम पॉइंट है सैन्य मनोविज्ञान, यानी कि सेना से संबंधित। इसमें मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग सैन्य क्षेत्रों में किया जाता है। जितने भी मनोविज्ञानियों ने नियम बनाए हैं, सिद्धांत बनाए हैं, उनको एक तरीके से सेना के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर बात करें कि सबसे पहले इसका प्रयोग किस सेना के लिए हुआ था, तो सबसे पहले इन नियमों सिद्धांतों का प्रयोग अमेरिकन सैन्य बलों द्वारा किया गया था। और अगर भारत की बात करें तो भारत में
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनका प्रयोग किया गया था, किया जा रहा है और आगे भी होता रहेगा। भारत सरकार ने इसके लिए एक विशेष संस्था भी खोल रखी है। यह संस्था रक्षा मंत्रालय द्वारा खोली गई है। इसका नाम है साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस रिसर्चेज। तो इस प्रकार हमने आज जो साइकोलॉजी के अप्लाइड एरिया हैं उन पर चर्चा की और इसी के साथ आपका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है।